हमें यह ग्रह हमारे पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला, ये हमें अपने बच्चों से उधार में मिला है। इसीलिए हमें इसकी रक्षा करनी है और ज्यों का त्यों आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। प्यारे बच्चों, इसी विचार के साथ मैं नीतू गर्ग, लेक्चरर इन हिस्ट्री, आप सबका हमारे चैनल लर्न एट होम विद नीतू गर्ग और नवोदय क्रांति परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का लेसन नंबर 1 भूगोल में से संसाधन और विकास। ये संसाधन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन संसाधन वो प्रत्येक वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। 9th में हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे थे कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा करे, उसे संसाधन कहा जाता है। लेकिन अब क्लास बड़ी है तो परिभाषा भी बड़ी हो गई। अब हम इसमें 3 आयाम जोड़ेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग में लाई जा सकती है और जिसके लिए तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो क्या है? संसाधन है। अब इसकी परिभाषा को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। वो प्रत्येक वस्तु जिसके लिए तकनीक उपलब्ध है, अर्थात वो वस्तु जिसको हम संसाधन में बदल सकते हैं, ऐसी तकनीक हमारे पास है। वो वस्तु जो आर्थिक रूप से संभाव्य है। इसका क्या अर्थ है बताइए? ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आर्थिक रूप से संभाव्य। इसका अर्थ है कि जिसके ऊपर आर्थिक रूप से ज्यादा व्यय ना हो, अर्थात जिस पर ज्यादा पैसे ना लगे। उस वस्तु को जब हम संसाधन में पलटते हैं तो वो संसाधन उपयोगी हो जाता है। तीसरा है सांस्कृतिक रूप से मान्य है, अर्थात जिसे हमारी संस्कृति कहती है कि यदि इस वस्तु को हम संसाधन के रूप में लाते हैं तो इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, ये हमारे लिए उचित है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस बात की स्वीकृति हमारी संस्कृति हमें देती है। अगर ये तीनों आयाम पर कोई वस्तु खरी उतरती है तो वो किस में बदल जाती है? संसाधन में बदल जाती है। ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिए। तकनीकी रूप में उपलब्ध है, हम तकनीक से उस वस्तु को संसाधन बना सकते हैं। संसाधन बनाते समय उस पर अधिक खर्चा नहीं आता और हमारी संस्कृति, हमारा समाज उसको स्वीकृत करता है कि ये हम अपना सकते हैं। आगे हम करेंगे संसाधनों के प्रकार। आज के भाग के अंदर हम सबसे ज्यादा जो बात करने वाले हैं वो है संसाधनों के प्रकार। प्यारे बच्चों, हमारी 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब के अनुसार संसाधन मुख्य रूप से 4 प्रकार की है। उत्पत्ति के आधार पर, जिसे हम बांटेंगे स्वायत्तता के आधार पर, विकास के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर फिर 2 प्रकार के, जैव और अजैव। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्वायत्तता के आधार पर नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय। विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोश। फिर आ जाता है स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, मेरे, सामुदायिक, हमारे पूरे गांव के, हमारे पूरे शहर के, राष्ट्रीय, पूरे देश के, अंतरराष्ट्रीय, पूरे विश्व के। फिर है जैव संसाधन। हमने पढ़ा था कि उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जो संसाधन पर्यावरण में उपस्थित है और उनमें जीवन है वो जैव संसाधन है, जैसे कि सभी प्राणी, मत्स्य जीव, पशुधन, मनुष्य, पक्षी, सब जैव संसाधन है क्योंकि इनमें प्राण उपलब्ध है, अर्थात इसमें जीवन है। फिर हम पढ़ेंगे अजैव संसाधन। हमारे वातावरण में ये भी उपलब्ध हैं, हमें प्राकृतिक रूप से मिले हैं, लेकिन इनमें प्राण नहीं है, ये निर्जीव है। जैसे कि चट्टानें, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, धातुएं, मृदा,
सभी गैसें, सूर्य का प्रकाश, ये हमें प्रकृति से मिला है, हमारे पर्यावरण में भी है, लेकिन इसमें जीवन नहीं है, ये निर्जीव है। तो ये कौन से संसाधन है? ये अजैव संसाधन है। उसके बाद है नवीन करने योग्य संसाधन। नवीन करने योग्य संसाधन किसके अंदर आएगा? समायकता के आधार पर, अर्थात समापक होने के हिसाब से। जो संसाधन हम फिर से नवीकृत कर सके, अर्थात जिसको हम दोबारा बना सकें, बार बार प्रयोग कर सकें, फिर से बना सके, वो नवीन करण योग्य संसाधन है। और नवीन करणीय संसाधन जो होंगे वो होगा सौर ऊर्जा, क्योंकि सूरज की ऊर्जा हमें बार बार मिलती है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा, वन्य जीव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये सतत प्रवाह के कारण, क्योंकि इनका प्रवाह लगातार हो रहा है, ये बार बार हमारे पास आ रहे हैं, इसीलिए ये नवीन करण योग्य संसाधनों में आते हैं। फिर है अनवीन करण योग्य संसाधन, अर्थात वे संसाधन जिनका प्रयोग बार बार नहीं किया जा सकता, या फिर जिनको दोबारा बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, अर्थात आसानी से नवीन नहीं होते, वो अनवीन करणीय संसाधन है। अनवीन करण योग्य संसाधन भी कह सकते हैं। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, कोयला, ये सब किसमें आते हैं? क्योंकि बहुत लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में ये संसाधन तैयार होते हैं, इसीलिए ये अनवीन करणीय संसाधन है। देखिए धातु के बारे में आपको बताते हैं। वैसे तो लोहे एक धातु है, और एक बार लोहे की वस्तु हमने बना ली, उसे गलाकर हम फिर से दोबारा से लोहे की वस्तु बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि लोहा जो है नवीन करणीय संसाधन है, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर उसके खनन से है। वो लोहा जो हमें जमीन से मिलता है, धरती से मिलता है, चट्टानों से मिलता है, हम उस लोहे की उपलब्धता पर बात कर रहे हैं। अर्थात धातु भी एक अनवीनकरण योग्य संसाधन ही है। फिर बात होती है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। सबसे पहले आएंगे व्यक्तिगत संसाधन। जो संसाधन किसी एक व्यक्ति के या कुछ व्यक्तियों की निजी संपत्ति होते हैं, उन्हें हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि घर, तालाब, कोई अपने किसी के खेत, निजी चरागाहें, या किसी का अपना कुआं, ये सब किसमें आते हैं? व्यक्तिगत संसाधन में। इवन के हमारा खुद का स्कूटर, खुद की कार, ये किसमें आएंगे? व्यक्तिगत संसाधन में। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। वो संसाधन जो किसी गांव या शहर के समुदाय या था सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, उन्हें सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहा जाता है। जैसे कि सार्वजनिक पार्क है, उस गांव के, उस गली के, उस शहर के सभी लोग वहां जा सकते हैं। खेल का मैदान है, सार्वजनिक है। सार्वजनिक चरागाहें भी होती हैं, शमशान घाट, सार्वजनिक तालाब, नदियां, ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों में आती है। उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। वैसे तो प्रत्येक संसाधन राष्ट्र की संपदा है, यहाँ पर बहुत कुछ समझने के लिए है प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, प्रत्येक संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। कैसे? सड़कें, नदियां, तालाब, बंजर भूमि, खनन क्षेत्र, तेल उत्पादन क्षेत्र, राष्ट्र की सीमा से 12 नॉटिकल मील तक समुद्री और महासागरीय क्षेत्र, ये सब जो है राष्ट्रीय संसाधन है। सभी वस्तुओं पर राष्ट्र का अधिकार है, वो जब चाहे, कोई भूमि हो या तालाब हो, उसे जब चाहे एक्वायर कर सकती है। आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा कि सड़कों के आसपास की दुकानों को सरकार ने एक्वायर कर लिया, अर्थात वहां पर सड़क दुकानें हटा दी और वहां पर सड़क को चौड़ा करके निकाल दिया। तो वो क्या हुआ? इसका मतलब सरकार ने ऐसे कैसे ले लिया? इसलिए ले लिया क्योंकि वो सरकार की ही भूमि थी, जहां पर दुकानें थी। सरकार ने उस भूमि की कीमत उन दुकानदारों को चुका दी और उसके बाद उसका अधिग्रहण करके, उसे एक्वायर करके, और वहां पर अपने देश के हित के लिए जो सड़क, नहर, रेल लाइन जो भी बनाना था, उसके लिए उसे प्रयोग कर लिया। 1978 में जब 44वां संशोधन हुआ था, तो उसके तहत
हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, पहले ये मौलिक अधिकारों में था प्यारे बच्चों, और हमारे मौलिक अधिकार भी 7 थे, अब 6 हैं मौलिक अधिकार। तो वो 7वां मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया था। इसका अर्थ ये था कि सरकार जब चाहे किसी की भी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। फिर हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। समुद्री तट रेखा से, जैसे कि अरब सागर ले लीजिए, बंगाल की खाड़ी, उससे 200 मील के बाद खुला महासागर, जैसे हिंद महासागर के 200 मील छोड़ दीजिए, उसके बाद महासागर और उसके अंतर्गत आने वाले संसाधन जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय संसाधनों में आते हैं, और इनके प्रबंधन का अधिकार भी किसी न किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था को दिया जाता है, और इनका प्रयोग भी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए समुद्र में किसी भी देश की 200 समुद्री मील के बाद कोई संसाधन मिलता है, तेल के कुएं मिलते हैं, तो वो तेल के कुएं किसके होंगे? उन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के होंगे जो उसका प्रबंधन कर रही हैं। फिर है संभावी संसाधन। ये प्यारे बच्चों, विकास के आधार पर हमने संसाधनों को 4 भागों में बांटा है। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। उसमें पहला है संभावी संसाधन। जैसे संसाधन जो विद्यमान तो है, वो संसाधन जो हमारे पास तो है, लेकिन हमारे पास उसको प्रयोग करने के लिए सही तकनीक नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था ना कि कोई भी वस्तु जिसके लिए तकनीक उपलब्ध है उसको संसाधन बदलने में। तो ऐसे संसाधन जिनके लिए हमारे पास तकनीक, सही उपयोग तकनीक नहीं है, उपयुक्त तकनीक नहीं है, लेकिन वो संसाधन तो है, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे? संभावी संसाधन। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा। कारण यही है कि सही और प्रभावी तकनीक अभी तक विकसित नहीं हुई है। दूसरा है विकसित संसाधन। वैसे संसाधन जिनके प्रयोग के लिए प्रभावी तकनीक तो उपलब्ध है और उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता, मात्रा निर्धारित की जा रही है और की जा चुकी है, और हम उन्हें संसाधनों के रूप में प्रयोग भी कर रहे हैं, ऐसे संसाधनों को विकसित संसाधन कहते हैं। फिर है भंडार। ये संसाधन भी हमारे पास बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन तकनीक के विकसित ना होने के कारण इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा। जैसे कि वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस है, ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत भी है, परंतु सही तकनीक नहीं है कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए, तो इसीलिए किस संसाधन में आएगी? भंडार। दूसरा जल है। जल, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, हम लिखते भी है ना H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 कण और ऑक्सीजन का 1 कण मिलकर क्या बनता है? जल। लेकिन जल में से हमें हाइड्रोजन गैस अलग करने का तरीका नहीं पता, इसीलिए ये भी भंडार में ही शामिल होगा, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी तकनीक नहीं है। तीसरा है संचित कोष। ये मिक्स है, हमारे पास संसाधन है, तकनीक भी है, रिसोर्सेज है, हम इसे प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसको भविष्य के लिए संभाल के रख लिया है, इसीलिए हम इसे कहते हैं संचित कोष। ऐसे संसाधन जो हमने भविष्य के लिए उपयोग करने के लिए सुरक्षित रख लिए हैं, ये भंडार का ही एक भाग है। जैसे भारत में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, अपार जल है, लेकिन अभी हमने उनसे विद्युत उत्पादन करना, बहुत सारी नदियों से विद्युत का उत्पादन करना शुरू नहीं किया, लेकिन भविष्य में कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसी नदियां, ऐसे बांध, ऐसे वन संपदाएं जिनका अभी हमने प्रयोग शुरू नहीं किया है, जिन्हें अभी हमने संसाधनों में कन्वर्ट नहीं किया है, ऐसे संसाधनों को हम संचित कोष में रखेंगे। फिर है संसाधनों के ह्रास के कारण। प्यारे बच्चों, ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि ह्रास क्या है। ह्रास का मतलब है दोहन अर्थात शोषण। संसाधन दिन ब दिन या तो कम होते जा रहे हैं
या उनकी क्वालिटी कम होती जा रही है। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो हम खुद हैं। देखिए कैसे हमने पेड़ों को काट काट के घेर दिया है। सबसे बड़ा यही कारण है कि हमारे संसाधनों का ह्रास हो रहा है, हमारे स्वार्थ की वजह से, हमारे लालच की वजह से। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हो रहा है। देखिए संसाधन हमारे प्रयोग के लिए बने हैं, इसमें कोई औचित्य नहीं, कोई दो राय नहीं है। ये इसीलिए बने हैं क्योंकि हमें इन्हें प्रयोग करना है, हमें इनका प्रयोग करना है, हमें इनका शोषण नहीं करना। लेकिन इनका शोषण हो रहा है, इनका ह्रास हो रहा है, इनका डिप्लीशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ व्यक्ति अपने लालच के लिए इनका लगातार दोहन कर रहे हैं। दूसरा, संसाधन कुछ खास व्यक्तियों के हाथों में आ गए हैं, मतलब संसाधनों का असमान वितरण हो चुका है। संसाधन का बड़ा हिस्सा थोड़े से अमीर व्यक्तियों के हाथ में है और गरीब जो बहुसंख्यक है उनके पास संसाधन पूर्ण रूप से है ही नहीं। तो ये भी समाज में संसाधनों के ह्रास का एक कारण है। फिर तीसरा है संसाधनों का असंगत और अंधाधुंध प्रयोग, जिसके कारण बहुत सारे वैश्विक संकट पैदा हो चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का अवक्षेपण, अर्थात जो ओजोन लेयर है जो हमारी रक्षा करती है बहुत सारी हानिकारक किरणों से, वो उसकी क्वालिटी अब डाउन होते जा रही है, वो डिप्लीट करती जा रही है। भूमि निम्नीकरण, जो पहले बहुत उपजाऊ होती थी अब वो निम्न हो चुकी है, उसकी क्वालिटी अब कम हो चुकी है और बंजर होने की ओर बढ़ रही है। तो ये एक बड़े कारण है जिसकी वजह से हमारे संसाधनों का ह्रास हो रहा है। फिर है सतत पोषणीय विकास। ये पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सतत अर्थात निरंतर, पोषणीय अर्थात पोषण देने वाला, और विकास का अर्थ है जिसको हम प्रगति की ओर देखें, अर्थात ऐसा विकास जिसका निरंतर पोषण हो सके, उसे हम क्या कहेंगे? सतत पोषणीय विकास। इसे हमें ही करना है, इसे करने के लिए कोई और नहीं आएगा। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, बिल्कुल धारणीय विकास जैसा है। देखिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे, तो ऐसे होने वाले विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अर्थात हम ऐसा विकास करें कि संसाधनों से पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, साथ ही संसाधनों का प्रयोग भी न्याय संगत हो और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। तो ऐसे विकास को जिससे पर्यावरण को हानि भी ना हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों के हितों की अवहेलना भी ना हो, अर्थात उनके लिए बचे रहें, तो ऐसे विकास को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आइए समझते हैं, सतत अर्थात हमेशा या निरंतर, पोषणीय अर्थात पोषण देने वाला, अर्थात सतत पोषणीय विकास का अर्थ हुआ निरंतर पोषण के लिए विकास, या ऐसा विकास जो पूरी दुनिया का निरंतर पोषण करता रहे, आने वाली पीढ़ियों का भी पोषण करता रहे, लगातार करता रहे, हमेशा करता रहे। तो इसी सतत पोषणीय विकास को जारी रखने के लिए, संसाधनों के ह्रास को रोकने के लिए ब्राजील के एक शहर रियो डी जनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ये झलक है उसी सम्मेलन की। यहाँ से आपको तारीख पता चल सकती है कि ये कब से कब हुआ था। 3 से 14 जून 1992 तक 12 दिन चला था ये प्रोग्राम, और ये कहाँ हुआ था? ब्राजील के रियो डी जनेरो। विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण के संरक्षण के लिए और जो समस्याएं आ रही थी उनका हल ढूंढने के लिए ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका नाम रखा गया रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। इस सम्मेलन में पूरे विश्व के 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में सभी नेताओं ने मिलकर ये कहा कि हमें एक घोषणा पत्र पर साइन करने चाहिए जिससे वायुमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता हो सके। उसमें
बढ़ोतरी की जा सके और जलवायु परिवर्तनों को बचाया जा सके। इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई। सभी ने कहा कि हाँ, 21वीं शताब्दी के लिए सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है और हमें 21 एजेंडों पर स्वीकृति भी देनी होगी। फिर है एजेंडा 21, एजेंडा 21। सबसे पहले तो यही होता है कि बात आती है कि एजेंडा 21 किससे जुड़ा हुआ है? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 से, क्योंकि वहां पर 21 बातों पर सहमति पर मोहर लगाई गई थी कि हाँ, हमें अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए, संसाधनों के दोहन को रोकने के लिए इन 21 बातों पर काम करना होगा। एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र, एक कार्यसूची है जिसे स्वीकृत किया गया था रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। इसका उद्देश्य यही था कि समान हित, पारस्परिक आवश्यकताएं और सम्मिलित जिम्मेवारियों के अनुसार विश्व के सहयोग के द्वारा वे सभी देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। पर्यावरण की होने वाली हानि अर्थात पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों का निपटान किया जाए। इसका उद्देश्य ये भी था कि स्थानीय निकाय क्या होते हैं? जो ग्रामीण लेवल पर ग्राम पंचायतें, शहरी लेवल पर नगर पालिकाएं, नगर निगम होते हैं, ये अपने हिसाब से अपने संसाधनों का प्रयोग करें और उनके दोहन को रोकें। इसके लिए भी एजेंडा 21 तैयार करें। फिर आता है संसाधनों का विकास और संसाधनों की समस्याएं। आज भी हम संसाधनों की समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। ये सर्वमान्य नीति है और मजबूत योजना बनाने की आवश्यकता है। भारत एक ऐसा देश है जहां विविधताओं से भरा हुआ है। विविधता यहाँ सिर्फ रहने में, सहने में, खाने पीने में, कपड़े पहनने में, भाषा में ही नहीं, संसाधनों में भी यहाँ विविधता मिलती है। एक प्रदेश में जहाँ कहीं बहुत अधिक मात्रा में संसाधन मिलते हैं, दूसरे ही प्रदेश में संसाधनों की जबरदस्त कमी हो जाती है। किसी प्रदेश में संसाधन तो है लेकिन वहां पर तकनीक का अभाव है। जैसे कि हमने बात की थी कि राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा तो है लेकिन वहां पर तकनीक नहीं है। दूसरा, वहां जल का अभाव है, तो जल का अभाव के कारण भी ये समस्या आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन तो उपलब्ध है लेकिन मूल विकास की कमी है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्यों में खनिज और कोयला तो बड़ी मात्रा में है लेकिन दूसरे राज्य जो हैं उनमें इन संसाधनों की कमी है। अतः आवश्यकता है संसाधनों के सही उपयोग के लिए योजना बनाई जाए। यही योजना जो है हमारे संसाधनों के दोहन को रोक सकता है और संसाधनों का संरक्षण कर सकता है। कैसे? सबसे पहले तो हमें विभिन्न प्रदेशों में मिलने वाले संसाधनों की सूची बनानी होगी। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सर्वेक्षण करवाया जा सकता है, मानचित्र बनाए जा सकते हैं, संसाधनों की गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाया जा सकता है, मापन का कार्य। लेकिन सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा कि किस प्रदेश में कौन सा संसाधन मिलता है और उसकी क्वालिटी क्या है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे हमें योजना लागू करने के लिए, ताकि हम संसाधन का विकास कर सकें, तकनीक, कौशल और संस्थागत नियोजन का ढांचा तैयार करना होगा। हमें यह देखना होगा कि किस जगह के किस संसाधन के लिए हम कौन सी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा क्या करना होगा हमें कि संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना होगा, तालमेल बिठाना होगा कि संसाधन विकास योजना क्या चाहती है और राष्ट्रीय विकास योजना क्या चाहती है किसी संसाधन के विकास में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही इस बात का बहुत प्रयास किया गया है कि संसाधनों का विकास हो और उनका दोहन रुके। तो ये जो पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कार्य किया जा रहा है, यही जो है तीसरे पॉइंट से मेल खाता है कि संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित किया जाए। फिर हम बात करेंगे संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों को कैसे
बचाया जाए। बिना संसाधनों के विकास संभव नहीं है, लेकिन संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग हमारे लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। बिना संसाधन के विकास नहीं है। मैंने भी आपसे कहा, संसाधन हमारे प्रयोग के लिए ही तो बने हैं। हम खुद एक संसाधन हैं और सभी संसाधन हमारे बिना बेकार हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये संसाधन हमारे द्वारा प्रयोग नहीं किए जाएंगे, ये संसाधन है ही नहीं। तो संसाधनों का संरक्षण किया जाए, उनका दोहन ना किया जाए, उनका शोषण ना किया जाए, बल्कि संसाधनों का सतत पोषण विकास किया जाए, संसाधनों का संरक्षण किया जाए। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, बहुत संसाधन है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटे भरने के लिए नहीं है। अर्थात संसाधनों का प्रयोग पेट भरने के लिए करें, पेटी भरने के लिए मत करें। संसाधनों का प्रयोग हमें अपनी जरूरतों के लिए करें, ना कि अपने लालच को पूरा करने के लिए। महात्मा गांधी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति के साथ ही आधुनिक तकनीकी सोचनात्मक प्रवृत्ति जिम्मेवार है। यही जो मनुष्य का लालच है ना, यही संसाधनों के शोषण के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। महात्मा गांधी मशीनों के द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक उत्पादन की जगह बड़े समुदाय के द्वारा, बड़े जन समुदाय के द्वारा छोटे छोटे लेवल पर उत्पादन करने के पक्ष में थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने कुटीर उद्योगों की वकालत की। कुटीर उद्योग जो बहुत छोटे लेवल पर और आम लोगों के सहारे लगाए जाते हैं, और इससे बड़े जन समुदाय के द्वारा उत्पादन भी होगा, सबको रोजगार भी मिलेगा और श्रम में श्रद्धा भी पैदा होगी। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, हम आज के भाग को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे विदा चाहूंगी। टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।